अगर पॉसिबल है तो अपने जो है वो वीडियो कैमरास को जो है वो ऑन रखा करें हमारी क्लास के अंदर। वॉइस हमारी बंद रहती है तो कोशिश करें कि अपनी जो कैमराज है, वीडियो कैमराज है, वो ऑन रखें ताकि हम देख सकें कि सामने स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, कनेक्टेड हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं। ओके, सो फर्दर वेट नहीं करते हैं, हम अपनी असाइनमेंट शीट की तरफ मूव करते हैं। असाइनमेंट शीट के अंदर ये मैंने जो है वो असाइनमेंट शीट शेयर की है। हमारा जो लेक्चर था सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी वाला, सो वो मैंने जो है वो शेयर किया है। आई होप कि सबको जो है वो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा होगा। ये मेरे पास जो है वो असाइनमेंट ओपन हुआ है फॉर दी SLO नंबर 431 एंड 461। तो सबसे पहले जो हम उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद फिर जो है वो पास पेपर की तरफ मूव करेंगे। सो यहाँ सबसे पहले जो है हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करना है। सो कल की क्लास के अंदर हम जो है वो ये डिफाइन कर चुके थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है। सो मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, सब जो है वो यहाँ गौर से दोबारा से भी देख सकते हैं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने डिफाइन किया था, द पॉइंट फ्रॉम विच all the weight of the body acts vertically downward। जिस पॉइंट से बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा होता है उस पॉइंट को जो है वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस या इजी पॉइंट इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जो है वो हमने पढ़े थे कि द पॉइंट at which body is balanced। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है तो उस पॉइंट को जो है वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और मोस्टली ये वाला जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी के सेंटर में लाई कर रहा होता है। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो यूनिफॉर्म बॉडी के अंदर हमेशा ये हमारा पॉइंट जो है वो सेंटर की तरफ लाई करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? कल हमने स्टेबिलिटी पढ़ी थी और स्टेबिलिटी के फैक्टर भी देखे थे। तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है और अगर उसके इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करते हैं और वो डिस्टर्ब होने के बाद दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के पास आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी वो जो बॉडी है वो स्टेबल है। और नजफ हमारे साथ कनेक्टेड है और रजा कनेक्टेड हुए हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम दोनों को। और हम जो है वो अभी हमने जो है वो असाइनमेंट शीट स्टार्ट की थी जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर अभी सॉल्व किया है। सो सेकेंड पार्ट में समझा रहा था कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी का मतलब कोई भी बॉडी जो कि बैलेंस्ड है, कोई भी बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में मौजूद है, क्या इशू क्या है? बस ये यार यहाँ से तुम ज्वाइन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो? ज्वाइन कर रहे हो ना इनविटेशन से। मिस ने मिस्टेक की होगी, जो न्यू मीटिंग से किया होगा। मिस्टेक को बंद करें, बंद करवाओ और स्टार्ट से करो। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। स्टेबिलिटी में समझा रहा था कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है, अगर मैं इस बॉडी को डिस्टर्ब करूं और डिस्टर्ब करने के बाद रिलीज करूं, सो दिस बॉडी हैज कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है तो इसको जो है वो हम स्टेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ मैं इसका आंसर भी कर देता हूं। इफ अ बॉडी एट इक्विलिब्रियम, body at equilibrium is disturbed, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है और उसको हम अगर डिस्टर्ब करते हैं एंड इट कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन,
अगर वो बॉडी दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पर भी आ जाती है तो हम कहेंगे देन द बॉडी इज स्टेबल, बॉडी जो है वो स्टेबल है। तो आई होप ये सिंपल सी बात है, सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, What are the factors on which stability of the body depends? कल हमने जो है वो ये पूरे क्लास के अंदर जो है बस ये एक टॉपिक पढ़ा था स्टेबिलिटी का। इससे हमें बताना है कि what are the factors of stability। स्टेबिलिटी के लिए हमने जो है वो दो फैक्टर पढ़े थे, सब अगर रिकॉल करें। मैं यहाँ दोबारा से कल वाली एग्जांपल्स नहीं दूंगा बिकॉज कल हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की थी और उन एग्जांपल्स के अंदर जो है वो हमने स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड किया था। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। दो फैक्टर वो क्या क्या थे वो मैं अभी यहाँ बताता हूँ दोबारा से। जिसमें हमारा जो फर्स्ट फैक्टर था वो था बेस एरिया। ठीक है, मुस्तफा अली जो है वो मुझे आंसर कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो मुस्तफा। इसका मतलब कल की क्लास तुमने जो है वो अच्छे तरीके से समझी थी। तो फर्स्ट फैक्टर था बेस एरिया और दूसरा फैक्टर था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो बेस एरिया के साथ रिलेशन क्या था कि मोर बेस एरिया, अगर बेस एरिया ज्यादा है तो हम कहते हैं बॉडी इज स्टेबल, बॉडी जो है वो स्टेबल होगी अगर बॉडी का सरफेस बेस एरिया जो है वो ज्यादा है। इसी तरह पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर मैंने समझाया था कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नियर टू द ग्राउंड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नियर टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड से करीब होगी तो बॉडी विल बी मोर स्टेबल, बॉडी इज स्टेबल। तो ये दो फैक्टर थे जिससे रिलेटेड हमने जो है वो बहुत सारी एग्जांपल जो है वो की थी। हॉस्टल बॉयज को मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि हॉस्टल बॉयज मुझे लग रहा है कि शायद आपस में भी बातचीत या मजाक मस्ती में लगे हुए। तो हॉस्टल बॉयज से रिक्वेस्ट है कि एक जगह आराम से बैठ के जो है वो अपने काम को नोट करें और जो टीचर समझा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से जो है वो समझें। सो ये मैंने दूसरे क्वेश्चन को आंसर किया। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट वी हैव नेक्स्ट इन दिस असाइनमेंट। सो आई थिंक ये हमारी वर्कशीट थी जो कि कंप्लीट हो गई है। सो मैं इसको जो है वो यहाँ पे एंड करता हूँ और अब हम जो है वो मूव करते हैं अपने पास पेपर्स की तरफ। पास पेपर की तरफ हम मूव हो जाएंगे। सो और रिमेनिंग बॉयज को देखते हैं और किसने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ठीक है, वही सेम बॉयज हैं जो कि हमारे साथ स्टार्ट से कनेक्टेड हैं। ठीक है भाई। सो अब मैं पास पेपर्स की तरफ मूव कर रहा हूँ। पास पेपर्स को देखते हैं कि पास पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो किस तरह के सवाल हमारे कोर्स के अंदर या हमारे साथ जो है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपना 2019 के पेपर को मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। सो 2019 के पेपर के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जो है वो कोई सवाल मौजूद नहीं था। दोबारा से मैं बता दूं ये जो पेपर है मेरा सॉरी ये जो पेपर है मेरा सामने ओपन किया हुआ सबको नजर आ रहा होगा, ये मेरा 2019 का पेपर है और 2019 के पेपर में हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो कोई सवाल नहीं आया है चैप्टर नंबर 4 से। सो नेक्स्ट हम अगर चैप्टर 2018 का पेपर देखते हैं। ओके, सो यहाँ मेरे पास 2018 का पेपर ओपन किया हुआ है। सबको क्लियर नजर आ रहा है 2018 का पेपर? जल्दी से मुझे बता दें फिर मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। जी बेटा 2019 में चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। ठीक है, कासिम कह रहा है कि क्लियर नजर आ रहा है, तो आई होप कि सब बच्चों को जो है वो मेरी शेयर की हुई स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। सो सबसे पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स।
और मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिमेनिंग स्टूडेंट से कि वो जो है वो मेरे साथ जो है वो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर भी करें। सो आवर क्वेश्चन इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप के क्विकली सब आंसर मुझे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज, we have option torque, couple, momentum and equilibrium. ओके हॉस्टल बॉयज मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल हम पास पेपर की बात करें। हॉस्टल बॉयज आंसर ए कह रहे हैं, कासिम कह रहे हैं आंसर ए बिल्कुल ठीक है, रजा अली कह रहे हैं टॉर्क बिल्कुल सही है। जल्दी से क्विकली रिमेनिंग बॉयज जल्दी से मुझे आंसर कर दें जो जो कनेक्टेड है मेरे साथ। मुश्तबा अली अमीर अली कह रहे हैं कि ए आंसर है, तहसीन रजा कह रहे हैं कि आंसर इज ए। सो ऑल दी बॉयज जिनने मुझे आंसर किया है दे हैव आंसर्ड मी ऑल करेक्ट आंसर्स, ठीक है। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टॉर्क। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, ये हमारे पास है वो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन मौजूद है पास पेपर के अंदर, जिसमें हमें सिंपल सी डेफिनेशन पूछी थी, कंप्लीट करनी थी हमें स्टेटमेंट, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। बिल्कुल सही आंसर किया है सबने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नहीं, ओके 10 नहीं है हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से रीड करें, आंसर करें उसका। मैं भी यहाँ पे साथ साथ रीड करता हूँ। इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब, अगर हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, अगर डिस्टर्ब करने से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती है तो इसका क्या मतलब है? क्या बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, या बॉडी हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मौजूद है? आई एम वेटिंग फॉर दी आंसर्स, जल्दी से बेटा आंसर करें मुझे इसका। अगर बॉडी को डिस्टर्ब करें और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती है तो बेटा बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सा होगा, मुझे जल्दी से आंसर करें। रजा कह रहे हैं अनस्टेबल होगा, ठीक है। रिमेनिंग बॉयज बेटा जल्दी जल्दी चैट में मुझे आंसर करें ताकि मैं जो कंफ्यूजन होगी ना आंसर को देख के उसको मैं समझा सकूंगा कि बच्चों ने किस चीज को मिसअंडरस्टूड किया है। और हॉस्टल बॉयज मुझे कह रहे हैं डी आंसर जो कि है 2 and 3, न्यूट्रल एंड अनस्टेबल, ठीक है बेटा। कासिम तुम भी जल्दी से जवाब दे दो, तहसीन तुम्हारे आंसर का भी मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से। इस्तेसान भी मेरे साथ कनेक्ट हो गए बेटा, इस्तेसान जो सवाल पूछे जा रहे हो जल्दी जल्दी आंसर भी देते जाओ। कासिम बुखारी कह रहे हैं बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके सो देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रही। सो बॉडी अगर स्टेबल की बात करें तो स्टेबल में बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो इसका मतलब है ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा गलत हो गया। रिमेनिंग जो सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती बल्कि इट कम्स टू आवर न्यू पोजीशन, और न्यू पोजीशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर होती है प्रीवियस पोजीशन के। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी कुछ इसी तरह से होता है कि बॉडी एक न्यू पोजीशन में चली जाती है बट न्यू पोजीशन जो है वो प्रीवियस पोजीशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी ऐसा ही होता है, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी ऐसा ही होता है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती। सो द करेक्ट आंसर फॉर this question is neutral equilibrium and unstable equilibrium, that is option number D। hostel boys ने सबसे पहले इसका आंसर किया था। चेक करता हूं मैं कि और किन बच्चों ने जो है वो मुझे ये आंसर किया है।
तहसीन रजा, तुमने जवाब दिया है मुझे, मैंने बाद में देखा ऑप्शन डी सही है। कासिम बुखारी, तुमने अनस्टेबल कहा था, बट मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आई होप समझ आ गया होगा। न्यूट्रल में भी बॉडी अपनी न्यू पोजीशन पे आ जाती है, प्रीवियस में नहीं जाती, और अनस्टेबल के अंदर भी जो है बॉडी न्यू पोजीशन पे चली जाती है, प्रीवियस पोजीशन पर नहीं आती। सो नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं। सो ये हमारा जो है वो जो ईयर था वो 2018 था। लेट्स कम टू 2017। ये 2017 मेरे पास मौजूद है। दो और स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हुए, लेट्स सी कौन कनेक्ट हुआ है हमारे साथ। रजा जैदी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं इस दौरान, और इस्तेसान जो है वो कनेक्ट। बेटा इस्तेसान, क्लास को जो है वो टाइम पे अटेंड करो, और अभी जो हम पास पेपर सॉल्व करें उसको जो है वो रेगुलरली जो है वो साथ साथ मुझे जल्दी जल्दी आंसर भी करते जाओ। ओके, सो यहाँ हमारे पास जो है वो इस सवाल के अंदर 3 क्वेश्चंस मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जल्दी से आंसर करें। यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो डेफिनेशन पूछी गई है एक सवाल की। टू इक्वल, दो फोर्सेस है हमारे पास, एंड दोनों ऑपोजिट फोर्सेस है, एंड दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ पोजीशन। दे विल फॉर्म अ टॉर्क, they will form couple, they will form moment arm, or they will form the line of action। बेटा जल्दी से इसका आंसर करें मुझे। ठीक है रजा अली, तुम्हारा आंसर भी मैंने देख लिया था। रजा जैदी मुझे कह रहा है कि इट इज इक्वल टू कपल। ठीक है रजा, रिमेनिंग बॉयज जल्दी से मुझे आंसर करें इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, कि अगर दो फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, जब वो किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है। इस्तेसान ऑप्शन सी कह रहे हैं, दैट इज मोमेंट आर्म। होस्टल बॉयज जो है वो डी कह रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन, और कासिम बुखारी जो है वो बी कह रहा है दैट इज कपल। तहसीन रजा, तुम्हारा आंसर रह गया, जल्दी से मुझे आंसर करो। मुस्तबा भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दैट इज कपल। ठीक है, तहसीन रजा रह गए। बेटा तहसीन रजा जल्दी से मुझे आंसर करो ताकि फिर मैं इसको आगे चलूं। रजा अली, ठीक है, तुमने ऑप्शन नंबर बी कहा है। ओके, सो यहाँ हमारे पास जो है वो एक डेफिनेशन पूछी थी। तहसीन रजा जो है वो ऑप्शन सी कह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास डेफिनेशन गिवन है एक टर्म की, कि अगर दो फोर्सेस हों जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, एंड दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन, दोनों फोर्स बराबर हो, दोनों ऑपोजिट हो, लाइक हम पैडलिंग करते हुए करते हैं, जब हम पैडल कर रहे होते हैं साइकिल को तब भी करते हैं, इसी तरह से जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं तब भी दो बराबर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। सिमिलरली जब हम स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हुए भी इसी तरह से होता है, दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं, एंड these two forces produces couple। इनकी वजह से जो है वो couple प्रोड्यूस होता है। so the right answer for this question is couple, and what is the reason? ये डेफिनेशन जो है वो एक्चुअली हमसे पूछी गई थी। डेफिनेशन जो है वो याद करनी है सबने, जो डेफिनेशन दी गई थी, इट इज द डेफिनेशन ऑफ कपल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करें और मुझे इसका आंसर करें। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, फोर्स और मोमेंट आर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आंसर आता है। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड मोमेंट आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। तो अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंट आर्म के साथ, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट नोन एज। होस्टल बॉयज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर रहे हैं ए। ठीक है बॉयज, रजा जैदी कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए टॉर्क। ठीक है बेटा, रिमेनिंग बॉयज भी थोड़ा फास्ट काम करें, जल्दी जल्दी मुझे आंसर करें। मुस्तफा अली, अमीर अली मुझे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए टॉर्क इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, कासिम बुखारी और एक और जो स्टूडेंट है तहसीन रजा, इस्तेसान भी रिमेनिंग है। बेटा जल्दी जल्दी मुझे आंसर करें। तहसीन रजा भी मुझे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। इस्तेसान मुझे जल्दी से आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 10 का, कि अगर हम फोर्स और मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करते हैं सो व्हाट विल वी गेट। कासिम बुखारी ने भी मुझे इसका आंसर ठीक है दे दिया है। ओके, सो आंसर की तरफ अगर हम चले, सो द राइट आंसर इज टॉर्क। जिन बच्चों ने मुझे जवाब दिया, होस्टल बॉयज ने मुझे जवाब दिया, मुस्तफा ने, रजा ने जवाब दिया है, तमाम बच्चों ने जो है वो करेक्ट आंसर किया है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टॉर्क। बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा कासिम, मैंने देख लिया तुम्हारा आंसर। मैं जब लिख रहा था तो तुमने आंसर ए जवाब दिया था। बिल्कुल ठीक है। सो ठीक है, तो इस 11 का जो आंसर है हमारे पास ए आ गया। सब बच्चों ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। सब बच्चे क्वेश्चन को रीड करें। द पॉइंट वेयर, एक पॉइंट जहां पे होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। बेटा इस सवाल का जवाब कोई भी जो है वो गलत नहीं देगा। ये सवाल अभी मैंने वर्कशीट के अंदर डिफाइन करने को बोला था। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन पूछी गई है। और पास्ट पेपर के अंदर जो डेफिनेशन पूछी जाती है, दे आर द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस पास्ट पेपर। सबसे आसान सवाल वही होते हैं जिसमें हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मुझे आंसर करें। वो पॉइंट जहां बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन बॉयज कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। मुस्तफा कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कासिम कह रहे हैं सेंटर ऑफ अर्थ। बेटा कासिम अपने आंसर को दोबारा से चेक करो। रजा अली कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रजा जैदी ने भी कहा कि ऑप्शन नंबर सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तहसीन, रजा, कासिम, बेटा तमाम बच्चों ने मुझे जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वो पॉइंट बॉडी के अंदर जिसपे बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट को हम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिए तमाम बच्चों ने। तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद थे इस ईयर के अंदर। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं। Okay, so now we have 2016. 2016 मेरे पास एक मौजूद है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 सवाल मेरे पास मौजूद है। इन 2 सवाल को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 9। So in question number 9 we have 4 diagrams. पहली डायग्राम में हमारे में हथौड़ी बनी हुई है। हथौड़ी से हम नेल को यूं मूव करके जो है वो नेल निकालेंगे। दूसरा हमारे पास एक आर्म बना हुआ है, दिस इज हैमर। ये हमारे पास जो है वो न्यूटन बैलेंस है। और यहाँ हमारे पास जो है वो एक स्पैनर मौजूद है जिसको हम नट को ओपन या क्लोज करने के लिए जो पाना यूज करते हैं वो बना हुआ है। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर दी एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क। सारी जो है वो इन चारों में एग्जाम्पल है टॉर्क की। इसका मतलब है तमाम के अंदर जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है सिवाय एक के। तो कौन सी चारों में से डिवाइस है जिसको हम यूज करेंगे तो वहां टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा? यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है। जल्दी से मुझे आंसर करें और बताएं किसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। बेटा ऑप्शन लिखने के बजाय आप करेक्ट आंसर लिखा करें। ए बी सी डी लिखने के बजाय जो है मुझे पूरा कंप्लीट आंसर लिखें ताकि मैं समझ सकूं कि ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सब या पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओके, सो कासिम जो है वो कह रहे हैं ऑप्शन सी, दैट इज न्यूटन बैलेंस। होस्टल बॉयज कह रहे हैं सी। मुस्तफा अली, अमीर अली कह रहे हैं सी। रजा ने कहा है बी। और कासिम कह रहे हैं न्यूटन बैलेंस। तहसीन रजा भी कह रहे हैं न्यूटन बैलेंस। बिल्कुल सही है। मुस्तफा अली, अमीर अली ने भी कहा न्यूटन बैलेंस। तमाम बॉयज ने जो मुझे आंसर किया, इस्तेसान अभी तक मुझे जवाब नहीं दे रहा किसी भी सवाल का। इस्तेसान बेटा अगर कनेक्टेड हो मेरे साथ तो पार्टिसिपेट करो हमारे आंसर्स के अंदर। ओके, तो तमाम बॉयज ने जो मुझे आंसर किया है दैट इज करेक्ट।
The correct option for this answer is the Newton balance. तो अगर हम हैमर से जो है वो नेल को निकाल लें तो हम इसके अंदर यूं फोर्स लगाएंगे, रोटेशन रिड्यूस होगी। अगर हम अपने आर्म को यूं यूज करते हैं तो इस पॉइंट के अराउंड जो है वो हमारा आर्म यूं रोटेट कर रहा है। अगर हम स्पैनर से नट को ओपन कर रहे हैं तो इस तरह से नट को ओपन क्लोज करने के लिए देयर विल बी अ टर्निंग इफेक्ट। अगर हम न्यूटन बैलेंस को देखते हैं, न्यूटन बैलेंस को देखते हैं तो अगर हम उसको पुल करेंगे तो पुल करने से जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तमाम बच्चों ने मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। वेल डन बॉयज। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10। इसके अंदर भी हमारे पास डेफिनेशन पूछी हुई। आई होप कि कोई भी बच्चा जो है वो इसका आंसर मुझे गलत नहीं देगा, बिकॉज सिंपल सी डेफिनेशन पूछी गई है। ये बात ध्यान में रखें कि डेफिनेशन वाले सवाल सबसे आसान होते हैं पास पेपर में, और डेफिनेशन वाले सवाल कोई भी बच्चा गलत ना करे। अब बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। बॉडी अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगी? सो इट्स मीन हमें यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछी गई है। जल्दी से बेटा जवाब दे मुझे। बॉडी जब डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो तो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? क्विक बॉयज, क्विकली मुझे जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 10, अगर बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? वेरिएबल होगी, यूनिफॉर्म होगी, या वेरिएबल एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? हॉस्टल बॉयज ने मुझे जवाब दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बेटा। रिमेनिंग बॉयज ने मुझे जल्दी से आंसर करें। रजा जैदी कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा बिल्कुल सही है। रिमेनिंग बॉयज क्विकली बेटा जल्दी से मुझे आंसर करें। रजा आबिदी बेटा तुम, रजा अली ने जवाब दे दिया, रजा जैदी ने भी ठीक है जवाब दिया। मुस्तबाब अली, अमीर अली कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सैयद कासिम भी मुझे कह रहे हैं ऑप्शन ए। कासिम बेटा गौर से जो है वो सवाल को देखो और कंप्लीट आंसर लिखा करो, ए बी मत करो, ABCD में आंसर ना दें। इस्तेसान ने मुझे जवाब दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तहसीन रजा मुझे कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा बिल्कुल सही है। तो तमाम बच्चों ने जो है मुझे आंसर दे दिया है, और तमाम बच्चों ने एक बार फिर से जो मुझे आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर किया है कि अगर बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ऑल द बॉयज हैड आंसर्ड मी एग्जैक्टली करेक्टली। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके, सो नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं क्विकली, हमारे पास टाइम कम रह गया है। एक और बॉयज जो कनेक्ट हुए हैं मेरे साथ, चेक करते हैं। सज्जाद बेटा आज तुम बहुत लेट आए हो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए इस सेशन के अंदर। तो कोशिश करो टाइम पे जो है वो हमारी क्लास को अटेंड करो। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। अगर ये 4 फोर्सेस है, 4 नहीं 3, F1, F2 एंड F3, दीज आर द 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। ये 3 फोर्सेस है, तीनों बराबर है। लेट सपोज ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन एंड ये भी 10 न्यूटन, फोर्सेस बराबर है। टॉर्क के अगर हम फैक्टर को देखें तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के साथ। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंट आर्म के साथ। और टॉर्क का एक और फैक्टर भी था, दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। सो यहां मुझे बताना है कि विच फोर्स विल प्रोड्यूस जीरो टॉर्क, किसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब कौन सी ऐसी फोर्स है जिसके अंदर नो रोटेशन, कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। बेटा जल्दी से मुझे जवाब दें। अगर ये रॉड है उसको यूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। F1, F2 एंड F3, कौन सा आंसर करेक्ट है बॉयज? ओके कासिम, थोड़ा ट्राई करो जल्दी। सज्जाद भाई क्लास ले रहा था तो कोशिश करो हमारी क्लास को भी रेगुलर अटेंड करो। हॉस्टल बॉयज कह रहे हैं F2, रजा जैदी कह रहे हैं F2,
और सज्जाद ने मुझे F3 कहा है। सज्जाद यहाँ पे ये पूछा है कि किस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर ये बॉडी है, इस पे यूं टेढ़ी फोर्स लग रही है, तो लगा के देख लो, इस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हो जाती है थोड़ी बहुत। सो इस्तेसान ने कहा है F2, रजा अली ने मुझे कहा है F2। ठीक है बॉयज, शाह फैसल भी आज मेरे साथ कनेक्टेड है। शाह फैसल बहुत ही लेट तुम आज कनेक्ट हुए हो, और आज तुमने जो है वो रिमेनिंग प्रीवियस क्लासेस भी जो है वो नहीं लिए। तहसीन रजा, तुम्हें सवाल समझ नहीं आया? तो सवाल के अंदर ये कहा है कि रॉड है, यहाँ से ये पॉइंट फिक्स है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लगाई जा रही है। एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए। तो अगर बारी बारी ये 3 फोर्सेस लगाते हैं, तो कौन सी ऐसी फोर्स है जिससे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, बॉडी रोटेट नहीं करेगी? तो अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको पुल करता हूं तो ये बॉडी रोटेट नहीं हो रही। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये देखो, ये बॉडी मेरी रोटेट हो रही है। इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाऊं तो देखो बॉडी रोटेट हो रही है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए बॉडी रोटेट नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर जो तमाम बच्चों ने मुझे दिया है, दैट इज द F2। इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, F2, जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। सो हमारे पास 3 मिनट और है। सो क्विकली एक और सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे मुझे सोल्यूशन करना है, तो मैं जो है वो यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तमाम बच्चे जो है वो मुझे गौर से देखें। सो यहाँ मेरे पास a meter ruler is pivoted at the center, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। इसके ऊपर जो है वो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो ये वो क्वेश्चन है जो कि 2 से 3 बार जो है वो पास्ट पेपर्स के अंदर भी आ चुका है। हॉस्टल बॉयज ने मुझे आंसर किया है, बेटा सही आंसर किया है। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ उसको। बिल्कुल सही आंसर किया है हॉस्टल बॉयज ने। सो यहाँ पर एक फोर्स है, इसको हम फोर्स 1 कह देते हैं, इसको हम फोर्स 2 कह देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा मोमेंट आर्म L2, और ये हो जाएगा मोमेंट आर्म L1। सो हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। F1 की जगह जो है वो हम ये पुट कर देंगे, M मल्टीप्लाई बाय L1 की जगह जो है हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 50। F2 की जगह जो है हम ये पुट करेंगे, दैट इज 100, और L2 की जगह जो है मैं ये पुट कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 40। सो अगर मैं M को कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो M विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 50। सो अगर इसको हम सॉल्व करें, so 0 and 0 will cancel out with each other, 5 1 is 5 and 5 2s are 10। तो मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 80 ग्राम। तो यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी था, तो इसलिए मैंने तमाम पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट नहीं की सॉल्व करने की, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 80 ग्राम। आई होप के तमाम बच्चों को जो है वो आंसर क्लियर होगा। इसी दौरान मुझे और बच्चों ने भी जवाब दिया है, जिसके अंदर हॉस्टल बॉयज थे, मुस्तबा था, रजा जैदी था। इन तमाम बच्चों ने मुझे सेम आंसर किया है। बिल्कुल सही बेटा, तमाम बच्चों ने जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो, कासिम बुखारी ने भी आंसर किया है 80 ग्राम। ठीक है, सो इन द लास्ट 1 मिनट द फाइनल मेरे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज ऑल्सो दी डेफिनेशन जो कि अभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर भी की थी। सो जल्दी से मुझे बता दें, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वेलोसिटी, मोमेंट, मोमेंटम और एक्सेलरेशन। बेटा जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दे। वी आर लेफ्ट विद लेस देन 1 मिनट। ओके, हॉस्टल बॉयज ने मुझे आंसर कर दिया है। रिमेनिंग बॉयज के वेट का फिलहाल टाइम नहीं है, क्योंकि लेस देन 1 मिनट वी आर लेफ्ट विद। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मूवमेंट। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि मूवमेंट जो है वो हम टॉर्क को ही कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट कहें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहें, या मूवमेंट कहें, या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहें, इन तमाम का जो आंसर है वो सेम है, दैट इज मूवमेंट या टॉर्क। ये तमाम चीजें जो है वो सेम ही ऑप्शन के नाम है। बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स ने भी मुझे आंसर किए हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन